आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से कि पहले पेपर से दम लगाइए और बहुत सिंपल से अगर आप मुझसे मेरे सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री का पूछेंगे सर मैं क्या करके जाऊं कि मेरे इस बार मैक्सिमम सही हो जाए, सारे सही हो जाए, द सिंपल थिंग व्हाट आई एम आस्किंग इज नोट्स ढंग से पढ़ा होना चाहिए और मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज ढंग से सॉल्व होना, इतना तो मिनिमम करना ही करना है। और अगर आप इसके ऊपर कर पाए तो फिर बात ही क्या है, लेकिन मिनिमम कहते हैं ना क्राइटेरिया मिनिमम इतना फुलफिल करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया टारगेट क्या है, मैंने आपको बता दिया मेरे सब्जेक्ट के लिए आपको करना क्या है। मुझे आपके सारे सवाल सही चाहिए, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आपको आके पूछना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगेंगे, कहीं आप खोए रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन नहीं करा सकती। हाँ, अगर आप सिलेक्शन के लिए नहीं आए तो बात ही कुछ और, लेकिन अगर उसके लिए आए हैं दम तो लगाना पड़ेगा। हमारे पास दो तरह के बच्चे आते हैं, कुछ कहते हैं साहब इसी बार सिलेक्शन चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं सर मेरे पास अभी 1 साल और है। अगर कोई ये सोच के पढ़ रहा अगर, तो मैं आपको बता दूं अगला साल का फासला भी कम करना है तो मेहनत इस साल करनी पड़ेगी, और अगर आप इस साल ही जाना चाहते हैं तो भी मेहनत इस साल करनी ही। ये दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखो, चलेगा? जब सब कुछ है सही तो फिर क्यों नहीं पढ़ते हो यार? तो हम लोग लास्ट क्लास में एक आखिरी बात बता दें, आखिरी लाइन क्या थी? न्यूमेरिकल चल रहा था, ठीक है। तो संडे को मैंने मॉड्यूल का डिस्कशन कर रखा है, आई होप आप भी उसे सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज आपको करना पड़ेगा, नंबर आने चाहिए। नंबर नहीं आने पे आप देखेंगे कि चीजें थोड़ा सा कठिन हो सकती हैं आपके साथ। आइए एक नया अध्याय, एक नई कहानी शुरू करते हैं। कॉपी में डालिएगा सुनहरे अक्षरों से एक नई हेडिंग, रेडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बता दूं क्योंकि आप सब ने शायद ऐसे भी बच्चे हों जिन्होंने पहले कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना भी ना हो और जाना भी ना हो। तो ऐसा शुरुआती 2 से 3 लेक्चर में होगा जब मैं कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम बोलूंगा। आपको घबराना नहीं है, आपको उन बातों को याद करना है। एक बार वो बातें याद हो गई तो फिर जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जो मुझे सिखाना है मैं वो सिखा पाऊंगा। लेकिन अगर वो शुरुआती के 1-2 लेक्चर जो थ्योरी जैसा चलता है आप उससे घबरा जाओगे तो जो इस चैप्टर का मेन सेंस है वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। इज दिस क्लियर? एक बेसिक सा चैप्टर है, एक आसान सा चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, शुरुआती में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, उस बच्चे को समस्या आती है जिसने आईओसी नहीं पढ़ा। चलेगा? तो मैं बताऊंगा, लेकिन कई बार आपको कुछ चीजें जब फैक्ट माननी पड़ेंगी, उसे फैक्ट मानते चलिएगा और सीखते चलिएगा, कोशिश करनी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का नेचर बता दूं। ये चैप्टर में से अपने आप में से कभी एक सवाल आता है तो कभी नहीं भी आता है, लेकिन ये चैप्टर ऐसी एक कड़ी है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नब्ज है। अगर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान या मजबूत होगी वो इस चैप्टर से डिसाइड होगी। ये चैप्टर अपने आप में बहुत वेटेज तो नहीं रखता है, बाकी कई चैप्टर की नब्ज जरूर अपने साथ लेके चलता है। तो अगर आप इस चैप्टर को कमजोर कर देंगे तो बाकी जो बड़े चैप्टर है उनको समझने में दिक्कत आ सकती है। अभी हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी ऐड हो चुका है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी जितने भी उन्होंने टाइट्रेशन के केस दिए हैं उनमें भी रेडॉक्स की कहानी यूज होती है। सो इन समरी, इन शॉर्ट आई वांट टू से, ये अपने आप में शायद सवाल एक दे या कई बार वो भी नहीं दे, लेकिन इस चैप्टर के नहीं आने से बाकी बड़े बड़े चैप्टर बिगड़ जरूर सकते हैं। तो ये चैप्टर एक कनेक्टिंग लिंक जैसा है, हर बच्चे को सीखना है, हर बच्चे को आना है। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? हम फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली एक ही कंसेप्ट सीखते हैं इस चैप्टर में, और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये होता क्या है थोड़ा फील कराता हूं। हमारी इस पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में हम दो तरह का एनालिसिस करते हैं, एक करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो तरह की बातें की जाती हैं। सबसे पहला सवाल होता है सर क्या बना। जब आप ये जानना चाहते हैं क्या बना, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से क्या बना, आज आप सबको पता है अमोनिया बना, लेकिन पहली बार किसी ने सिखाया था कि बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है। मेरे शब्दों को सुनो ना यार, फोकस चाहिए मेरे भाई। जब आपसे कहा जाता है क्या बना, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं मतलब आप दुनिया को बताना चाहते हैं क्या बना। और केमिस्ट्री का दूसरा हिस्सा होता है कितना बना। सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या बना, दैट इज अमोनिया। फिर उसे यह सिखाया जाता है कि इतने नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा। जब कभी कहानी कितना की होती है, जब कभी कहानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की होती है,
तो मैं आप सबको सिखा या बता देना चाहता हूं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा जो होता है इस पूरे 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 केमिस्ट्री में 3 तरीके से होता है। एक होता है मोल कंसेप्ट, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और एक होता है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सर ये क्या है? बेटा ये तरीका है। सर क्या बताने का? क्वांटिटी। सर किसकी क्वांटिटी? बेटा कभी रिएक्टेंट की तो कभी रिएक्टेंट की तो कभी, जब कभी मात्रा बतानी होती है हमारी पूरी केमिस्ट्री में 3 ही तरीके आते हैं, कभी मोल का तरीका, तो कभी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो कभी कंसेप्ट ऑफ। और ये 3 तरीके अपने आप में इस पूरी केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, पूरी केमिस्ट्री का समापन करते हैं। हर तरीका दूसरे से भारी, हर तरीके की अपनी एक अच्छाई, हर तरीके की अपनी एक खामी। ये कुछ ऐसा है कि एलोपैथी की अच्छाइयां भी हैं, कमियां भी हैं, आयुर्वेदा की अच्छाइयां भी हैं और होम्योपैथी की अच्छाइयां भी हैं, और कुछ ऐसी भी अच्छाइयां हैं जो एलोपैथी में नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कमियां भी हैं। इन द सेम वे हमारे सामने 3 मेथड हैं, इन तीनों मेथड की अपनी अच्छाइयां भी हैं और अपनी। मोल कंसेप्ट दुनिया में कभी भी फेल नहीं होता, मगर मोल कंसेप्ट के साथ समस्या है, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना। अगर आप रिएक्शन लिख के बैलेंस नहीं करेंगे तो मोल कंसेप्ट से सवाल नहीं बनेंगे। यही अच्छाई है और यही उसकी बुराई है। लेकिन जब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, जब हमें बताना होगा मात्रा, क्या बताना होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब है इसमें आपको केवल रिएक्शन लिखना है और आपको बैलेंस करने की आवश्यकता। आप रिएक्शन लिखिए और खट से बता दीजिए साहब इतने रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट बनेगा। अरे हेलो। और इन सब पे भारी पड़ता है द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ। ये मेथड कहता है ये न सोचो क्या हुआ, क्या कहता है? और ये भी न सोचो क्यों हुआ, और ये भी न सोचो कैसे हुआ, क्या हुआ क्यों हुआ। ये न सोचो क्या हुआ, ये न सोचो, और ये भी न सोचो। बस तुमसे कोई कह दे ये हुआ, बस तुमसे कोई कह दे ये हुआ, क्या हुआ। अरे हेलो। तो तुम कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाना और एक लाइन में सीधे आंसर बता देना, ना रिएक्शन लिखने की आवश्यकता है ना बैलेंस। अरे हेलो। क्या आप कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को सीखना चाहेंगे? आप सबने मोल कंसेप्ट का नाम सुना है। जब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बताना होता था, कुछ एलआर वेलार दुनिया भर की कहानी होती थी, हाँ या ना? रिएक्शन लिखना पड़ता था, बैलेंस करना पड़ता था। अब हम एक ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जिसमें ना रिएक्शन लिखना है ना बैलेंस, हवाओं में आंसर देना है। कहां देना है? मगर ये कहानी यहां एक लाइन में शुरू नहीं होगी, इसके पहले कुछ आधारशिला हमें बनानी पड़ेगी, और उन्हीं छोटी छोटी बातों का नाम है रेडॉक्स। क्या नाम है? सिखाना मुझे वो है, काम हमारा वही है, पर्पस हमारा वही है, मगर थोड़े थोड़े पहले रास्ते खराब है शुरू के। इज दिस क्लियर? क्या हम रेडॉक्स सीखना चाहेंगे? क्यों सीखना चाहेंगे? क्या दिमाग में क्लियर है? एक ऐसा चैप्टर है जो कई चैप्टर की नब्ज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका वीक हो सकता है ये नहीं आने पर, क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सवाल गलत हो सकते हैं रेडॉक्स नहीं आने पर। तो रेडॉक्स एक कनेक्टिंग चैप्टर है, आप सबको सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम रेडॉक्स सीखते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सीखना। क्या सीखना? लिखवा दूंगा, उसका समय आएगा, अभी दिमाग में सेव करो ना भाई, शब्द सेव करो यार, कोई नया शब्द आ रहा है तो। अरे हेलो। इतनी दवाइयां पढ़ोगे, कैसे दवाई के नाम याद करोगे? हर दवाई में पैरासिटामोल लिखोगे क्या? 4-5 तो शब्द दिमाग में सेव करो ना। क्या बोला सर ने? कंसेप्ट ऑफ। सीखना वही है, लेकिन हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? रेडॉक्स। शुरू करूं कहानी। रेडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। साथ में लिखते चलना और सुनते चलना। आज का लेक्चर पूरा थ्योरी होगा और थ्योरी साथ में लिखना है, साथ में समझना है। मैंने पहले कहा, एक बार फिर दोहरा देता हूं, आज बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करूंगा। घबराना नहीं, एज अ फैक्ट उसे याद करना, एज अ पॉइंट उसे याद करना, धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलेगा मेरे बच्चे?
लिखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ। अगर इसे मैं टेक्निकल शब्दों में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच reduction and oxidation takes place simultaneously। साथ में लिखते चलिएगा, मैंने पहले बोला है takes place simultaneously। और लोकल देसी भाषा में कहूं तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दोनों साथ। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, जिसमें रिडक्शन भी होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी, वही रेडॉक्स। अरे बोलो रेडॉक्स। रेड मतलब लाल नहीं है बेटा, रेड मतलब रिएक्शन नहीं बेटा, रेड मतलब ऑक्स मतलब बेल नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन। अरे हाँ या ना, लाल बेल मत कहना, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन चलेगा। उसी चैप्टर का क्या नाम है, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में रिडक्शन भी होता है और मगर दोनों साथ। बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, सर ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि आप रेडॉक्स समझना चाहते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप रिडक्शन और क्योंकि आप, तो सबसे पहले आपको दो छोटे छोटे शब्दों को समझना पड़ेगा जिनका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर अंडरस्टैंड, बिफोर अंडरस्टैंडिंग, बिफोर अंडरस्टैंडिंग reduction and oxidation, before understanding reduction and oxidation, before understanding reduction and oxidation, first we have to understand, first we have to understand, first we have to understand OS and ON। पहले शॉर्ट फॉर्म लिखो, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड OS एंड ON। OS बोले तो बोलेंगे, OS बोले तो, ON बोले तो जल्दी बोलो, OS ON OS 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 बोले तो, ON बोले तो बेहतरीन। नेक्स्ट पॉइंट में अलग सेटिंग डालना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मैं शब्दों को फिर से दोहराता हूं, हम रेडॉक्स पढ़ रहे हैं, जो कहानी है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर समझना। तो आओ मैं सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझा देता हूं, समझा दूं क्या। तो सबसे पहले अब दिमाग में फ्लो चार्ट बना लो, सबसे पहले सर क्या समझाएंगे, ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद रिडक्शन एंड, फिर उसके बाद डन। क्या चल रहा है मामला, चलेगा। लिखिएगा अलग से हेडिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिससे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा OS। क्या कहूंगा, ओ यस नहीं OS, चलेगा। ओ यस नहीं बोला सर ने, OS, एस बोले तो स्टेट, चलेगा। आओ समझते हैं, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है। प्यारे बच्चों, दुनिया में हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल बेटा। आप क्यों पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनके क्या करने वाले हो, हाँ या ना। सर इसका मजा यस और नो। तो अल्टीमेटली आप होने क्या वाले हो, स्टेबल। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा बिना पढ़े डॉक्टर बनते, क्या बात करें सर, छोड़ो पढ़ाई। पढ़ने का मन है इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए करना पड़ेगा, मैं मजबूरी में कर रहा हूं। सहमत है, ऐसा कोई तरीका बताओ सर, बिना पढ़े तो हम तभी छोड़ दें। अरे बोलो,
दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल होने के रास्ते अनेक हैं, कोई पढ़ के होता है तो कोई पढ़ा के, कोई डॉक्टर बन के होता है तो कोई डॉक्टर, लेकिन मंजिलें सबकी क्या है? स्टेबिलिटी, बोलो हाँ या ना। एवरीथिंग इन दिस नेचर, इस प्रकृति का नियम है स्थायित्व, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के रास्ते अनेक हैं मगर मंजिलें सबकी एक है, स्टेबल होना। इन द सेम वे दुनिया में हर एटम, जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इससे मैं एक ताजा उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, दुनिया का सबसे बेसिक एग्जांपल, जहां से आपकी पहली बार 11वीं कक्षा शुरू होती है। यहां लिखा मैंने Na, यहां लिखा मैंने Cl। आप सबको इतना तो याद होगा कि जो सोडियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 11। कितना होता है लाला? और जो क्लोरीन है कितना होता है? 17। बोलो हाँ या ना। अगर इसका मैं थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 जैसे करके लिखूं तो आपको पता होगा 11 यानी 2 और 8 और 1। बोलो डन। ये कैसे लिखूंगा? 2, बोलो हाँ या ना। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और इसके, दुनिया की हर चीज स्टेबल होना चाहती है, उसी स्टेबल होने के कई रास्तों में से एक रास्ता है ऑक्टेट को कंप्लीट होना। ऑक्टेट को, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? एक। कंप्लीट करने के लिए 7 लेना पड़ेगा, कंप्लीट करने के लिए 1 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर इसने 1 दे दिया तो 8 बहुत आसानी से हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में आते हैं और बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स होता है, इसके पीछे का कारण होता है ऑक्टेट का कंप्लीट होना। दिस हैपेंस, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो मेरे प्यारे बच्चों अगले ही पल NaCl बनता है, क्योंकि Na इलेक्ट्रॉन, Na इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज? जब जीवन से निगेटिविटी जाएगी तो जीवन में क्या आएगी? और जीवन में निगेटिविटी आएगी तो क्या हो जाओगे? अरे इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, अरे बोलो ना। क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया? क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? क्या सोडियम पे +1 आएगा? क्या Cl पे -1 आएगा? किसी एटम पर, क्या बोला सर ने? जो खुद का चार्ज आएगा, जो खुद का चार्ज, जो खुद का चार्ज, जो खुद का चार्ज, वही OS के है। टेक्निकल भाषा में बहुत बड़ा सा नाम है OS, बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, लोकल देसी भाषा में ये है चार्ज। क्या है? किसी एटम पे आया अपना खुद का, वही OS क्या है? बोलो चार्ज क्यों आया? क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन दी, या किसी ने इलेक्ट्रॉन, बोलो ना, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा तो कोई इलेक्ट्रॉन, इसे टेक्निकल भाषा में एक शब्द कहते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अरे सुना होगा, इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रो, किसने इलेक्ट्रॉन लिया? कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? किसने इलेक्ट्रॉन दिया? कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? बोलो डन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही असली मतलब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे, अभी इतने से काम चला लो, इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो डन। कॉपी में कैसे लिखोगे? लिखना जरा, नेक्स्ट पॉइंट एक लाइन लिखो पहले। बोलो क्या? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, due to electronegativity difference, some atoms loses electron, some atoms loses electron and some gains, and some games, gains, sorry games नहीं, games बोल दिया क्या मैंने? and some gains, gain मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक, and some gains। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, due to which, due to which charge arises, due to which charge arises। नीचे लिखना, this arised charge known as OS, this arised charge known as OS, this arised charge known as OS। मेरी लोकल देसी भाषा में बादल बना के लिखना, किसी एटम पर, किसी एटम पर, किसी एटम पर
आया अपना, बेटा सुनो, किसी एटम आ अपना खुद का चार्ज ओएस कहलाएगा। ओ यस, यही है ओ एस। बोलो डन। किसी एटम आया अपना खुद का, यही ओ एस क्या है? बोलो ओ यस, यही है ओ, अरे ओ यस, यही है ओ एस। अरे हाँ या ना? बोर्ड पे आओ जरा। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है डी ए बी। अरे मान लो, मान लिया क्या? नहीं माना? अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? ये डी क्यों है? ये कौन है? ये ओ क्यों है? बस वही वाली बात है ना? तो प्यारे बच्चों, यहां लिखा मैंने डी, क्या लिखा? और ये कौन है? कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो। इस पे चार्ज आया +1, मान लो। इस पे चार्ज आया +3, मान लो। डी और बी की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? अभी किसकी बात कर रहा हूं? ए की। डी और बी से भी कोई मतलब? ए पे कितना? ए पे कितना? बोलो टोटल कितना चार्ज? बोलो टोटल कितना चार्ज? क्या हर बच्चा एवरेज चार्ज निकाल लेगा? क्या सभी बच्चों को एवरेज समझ में आता है? टोटल चार्ज +4, टोटल एटम 2। बोलो कितना? क्या ये जो +2 आया है, ये एक ए पर एवरेज चार्ज है? क्या बोला सर ने? एक ए पर कितना है? सच में +2 इसमें है कि इसमें है? है +2 इसमें है कि इसमें है? दोनों पे है ना? कहा है दोनों पे बेटा? आप लोग इसको 2 पढ़ते थे बचपन में, टीचर पढ़ाते थे बेटा 2, ये 2 है। इस पे 2 है, किस पे 2 है? तो वही तो पूछ रहा हूं भाई, घबरा क्यों रहे हो? क्या किसी एटम पे 2 है, लेकिन क्या एवरेज चार्ज 2 आया है? ये जो एवरेज चार्ज आया है, जो किसी एटम पे हो भी सकता है, और उसी का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। सारी बातों की एक बात, किसी एटम पे आया अपना खुद का, कहलाएगा ओ। किसी एटम पे आया एवरेज, वही कहलाएगा ओ एन। एन क्या बोलेंगे? ओ। लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ओ एन। लिख लो, एवरेज चार्ज arises on an atom. Average charge arises on an atom. Average charge arises on an atom. नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल लिख लो। एक क्लास है, उसमें पढ़ता है बबलू, मान लो। और बबलू अकेला पढ़ता है उस क्लास में, अकेला, और कोई है ही नहीं उस क्लास में। बबलू की क्लास मान लो। अरे मान लो बबलू पढ़ता है, बबलू पढ़ाता नहीं, ठीक? अब बबलू अकेला पढ़ता है और बबलू के नंबर है 50 100 में से, मान लो। बोलो उस क्लास का टॉपर कौन है? बबलू। क्यों भाई? अकेला बबलू है, अकेला एक छत्र राज है ना, कोई टॉपर है ही नहीं आसपास। समझ पा रहे हो क्या? अब बताओ उस क्लास का एवरेज मार्क क्या होगा? अरे अकेला बबलू है ना भाई, तो बबलू का जो नंबर है वही तो एवरेज होगा। 50/1 50 ही तो होगा। जब कोई अकेला होता है, जब कोई, तो एवरेज में भी वही है, एब्सोल्यूट में भी वही है। हेलो, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक सिंगल एटम है जिसका चार्ज निकाल रहे हो, तो सिंगल एटम का जो चार्ज है वही ओएस भी होगा और वही ओएन भी होगा। क्या ये भाषा आपको समझ में आती है? वैसे तो दोनों में अंतर है, वैसे तो दोनों में, किसी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज ओ, किसी एटम पे आया एवरेज चार्ज ओ, वैसे तो दोनों में अंतर हो
लेकिन हो सकता नहीं है, लेकिन जब एक ही एटम होगा तो दोनों सेम भी हो। अरे बोलो ना, हर बच्चे का नंबर अलग है, एवरेज नंबर अलग है। मान लो आप सबने अभी पेपर दिया 22 वाला, और मान लो इस क्लास के एवरेज नंबर आ गए 650। एवरेज नंबर कितने आ गए हैं? हंसी तो नहीं आ रही। मान लो आ गए नंबर 650, मान लो। तो क्या हर बच्चे के 650 आए कोई जरूरी है? वो तो एवरेज है, सबके आए होंगे, क्या पता 700 कुछ के आए होंगे, 600, तब ना होके हो गया एवरेज। हाँ या ना? व्हाट आई वांट टू से कि जो एवरेज है वो किसी पे हो भी सकता है और नहीं भी। पर क्या दोनों में अंतर समझ में आया? अपना खुद का चार्ज ओ एस, एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज। आओ जरा बोर्ड पे, जो एवरेज, जो ये अपना खुद का चार्ज आया, क्या ये इलेक्ट्रॉन जाने इलेक्ट्रॉन आने से आया? चलो एक एटम गया तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो प्लस, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीन गया, ऐसा तक करेंगे, है ना? बिना मन के तो पढ़ रहे हो। चार गया, है ना बेटा? ठीक, अभी इधर आओ। एक इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे खेले 20 तक। ठीक, ये जो +1 - 1 है, क्या इलेक्ट्रॉन जाने और आने से आ रहा है? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज आया, है ना? आ गया तो भी चार्ज आया। अच्छा, नहीं गया तो? मान लो दोनों ए और ए है, मान लो। आपको बताओ सेम एटम के बीच बॉन्ड होता है, O2O डबल बॉन्ड O, N2N ट्रिपल बॉन्ड N। अरे बोलो ना यार, अगर दोनों एटम सेम है, दोनों एटम, तो दोनों भाई सेम है। दोनों एटम तो दोनों भाई, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो कोई चार्ज आने वाला। मेरा प्रश्न ये है, क्या चार्ज प्लस हो सकता है? यस। क्या चार्ज माइनस हो सकता है? यस। क्या चार्ज इंटीजर हो सकता है? यस। क्या चार्ज जीरो हो सकता है? बोलो ना। क्या ऐसा कभी होता है इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, एक पांव वहां रख दे, Cl एक पांव तू एक पांव, ऐसा तो रहता है? या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इंटीजर हो सकता है? क्या ओएस जीरो हो सकता है? क्या ओएस फ्रैक्शन हो सकता है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, ओएस, ओएस कैन बी जीरो, यस सर, पॉजिटिव, यस सर, नेगेटिव, यस सर, फ्रैक्शन, नो सर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज है? क्या क्लास का एवरेज नंबर कभी ऐसा भी आता है 55.5? बोलो ना यार। क्या हर बच्चा मुझे जवाब दे, क्या ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो सकता है? बोलो लाला। इस पे आया +1, इस पे आया -1, टोटल चार्ज जीरो, 0/2 जीरो। यस और नो? क्या ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो सकता है? क्या एवरेज प्लस हो सकता है? क्या एवरेज माइनस हो सकता है? क्या एवरेज फ्रैक्शन भी हो सकता है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार बना के। अगर एक ही एटम हो तो वही ओएस होगा, वही ओएन होगा। एक ही एटम हो तो वही ओएस होगा, वही ओएन होगा। आप लोगों का न्यू एडमिशन है क्या आज? नहीं, अभी तक आते नहीं थे। अच्छा, आपके बगल वाला कहाँ गया? नहीं, वो तो गया, बगल में जो था, तीन थे ना। जिसको मैंने बोला था त्योहारों में आता हो क्या? अगर एक ही एटम हो तो वही ओएस होगा, वही ओएन होगा। हाँ या ना? बड़ा मुश्किल होता नहीं सुबह उठ के क्लास आना, है ना? बहुत दर्द होता है जीवन में, नहीं? हाँ, तो करे बात तो सही है सर। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको ही खुशियां मान लेना तो फिर बहुत आसान है। इसको आदत बनाना पड़ेगा। यू हैव टू एंजॉय स्ट्रगल।
मेहनत से घबराओ नहीं, मैं मजा आ रहा है, और कितना करवाओगे सर, मेहनत ही तो करवाओगे। फोकस, क्लास में ध्यान बढ़ता है, सबका बढ़ता है, खींच खींच के लाना पड़ता है, सुनना है ध्यान से, मुझे सीखना है, यही याद करना है, राइट। अगर एक ही आइटम हो तो वही ओएस होगा, वही ओएन होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, अगर रेडॉक्स को समझना है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना होगा। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना है तो ओएस और ओएस बोले तो ऑक्सीडेशन, मेरी लोकल भाषा, मेरी फील की भाषा में किसी एक एटम पे आया अपना खुद का, और ओएन बोले तो एवरेज। जो एवरेज चार्ज है वो एक ही एटम के इसमें ओएस भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। वैसे तो दोनों में अंतर है, वैसे तो दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों अलग होके भी एक हो सकते हैं, बशर्ते एटम एक हो, बोलो हाँ या ना। यही कारण है, अगर आप हमारी केमिस्ट्री की रेडॉक्स रिएक्शन की चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसा कई जगह होगा जब वो लिखेगा ओएस और ओएन। क्या लिखेगा? ओएस। मतलब हमारी साइंस में, हमारी एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी की लिमिटेशन है, उसने ओएस और ओएन को एक जैसा माना है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम। तो कॉपी लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इस बना के, इन अवर एनसीईआरटी ओएस एंड ओएन, इन अवर एनसीईआरटी OS and ON both are used in our NCERT. OS and ON both are used interchangeably. बोर्ड पे लिख दिया मैंने स्पेलिंग, अदला बल्दी। बोथ आर यूज इंटरचेंजेबली। कहने का मतलब यह है कि आप कभी ओएस बोल सकते हैं, कभी ओएल, लेकिन आपको अंदर से पता हो कि दोनों सेम नहीं, दोनों में अंतर है। लेकिन बोलचाल की भाषा में दोनों सेम बोला, इज दिस क्लियर? लेकिन हमें पता होना चाहिए दोनों सेम। वही वाली बात है अंग्रेजी में हियर, कम हियर, हियर, दोनों बोलने में सेम है, लेकिन दोनों में तो अंतर। वो यूज पे समझ में आता है कि आप कहां किसको यूज कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। इन द सेम वे ओएस और ओएन दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है, लेकिन बोलचाल की भाषा में दोनों सेम यूज किए जाते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? जब भी दो एटम पास पास आएंगे, बॉन्ड, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन, किसी पे चार्ज प्लस तो किसी पे चार्ज। सर ये बताओ ये चार्ज कैसे निकाला, बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज कुछ एक रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स पहले सुनने में नए नए से लगेंगे, लेकिन जब आप उनको 3-4 बार बोलने लगोगे तो वो आपके रूल्स जहन में आएंगे, और धीरे धीरे वो रूल्स आपको लॉजिक से लगेंगे। ये कुछ ऐसा है कि बचपन में जब पहली बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान समझाया जाता है, तो वहां नियम बताए जाते हैं, फंडामेंटल राइट, उसमें लगता है क्या ही का राइट है। जब आप बड़े होते हैं, 18 साल से ऊपर होते हैं, समझ में आता है राइट सरकार ने क्यों बनाए हैं, लोगों ने कैसे बनाए। बचपन में कभी एसएसटी का पढ़ते होगे तो रटते ही तो थे, समझ के पढ़ते थे फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है, हमारे अधिकार हैं ये ना, तब तो रट लेते थे सेवन सेवन, हेलो। लेकिन जैसे समझ डेवलप होती गई, वैसे समझे यार क्या बढ़िया चीज है, हमें बोलने का अधिकार है। सोचो ना होता, सराहते बोलते चुप, अरे हाँ या ना, कम से कम अधिकार तो, बोल तो पा रहे, समझ पा रहे, तो उसका महत्व तो समझ में आ रहा है। इन द सेम वे रूल्स होंगे, शुरू में आपको एक्सेप्ट करना होगा, धीरे धीरे जब आपका बुद्धि विवेक डेवलप होगा, समझ जाओगे रूल ऐसे ही क्यों है। मैं अगर समझाऊंगा ना, कुछ नहीं, मैं टाइम वेस्ट करूंगा, मुझे पता आप समझ जाओगे आगे। समझ पा रहे हैं क्या? इसीलिए पहले सुनना, पहले एक्सेप्ट करना, धीरे धीरे आपके दिमाग में एक्सेप्ट होने लग जाएगा। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ओएस एंड ओएन। कैलकुलेशन ऑफ ओएस एंड ओएन, मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे ओएस और ओएन को निकाले। सही भाषा में अगर आप ओएस और ओएन को निकालना चाहते हैं तो दो मेथड चलते हैं, या मैं कह दूं दो रूल चलते हैं, और रूल के भी सब रूल हैं। सबसे पहला, साथ में लिखते चलना, सबसे पहला जो रूल है उसको हम लोग कहते हैं समेशन रूल। सर ये क्या होता है, बताऊंगा बेटा। और जो दूसरा रूल है इसको कहते हैं स्ट्रक्चर रूल। सर इससे हम क्या निकालते हैं, फोर्स की मोमेंटम, ना बेटा, इससे हम निकालते हैं ओएस और ओएन। सर यार ये ओएस ओएन निकाल क्यों रहे? बेटा ओएस ओएन निकालेंगे तो चार्ज पता चलेगा, और जब चार्ज पता चलेगा तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता चलेगा, और जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता चलेगा तो रेडॉक्स पता चलेगा। तो चार्ज निकालने का सर दो ही तरीका है, हाँ। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है समेशन रूल, और जो दूसरा मेथड उसका नाम है स्ट्रक्चर रूल। अब मैं सबसे पहले आपको समेशन रूल के बारे में सिखाने वाला हूं। सर ये समेशन रूल होता क्या है? समेशन रूल होता क्या है इसका मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है एबीसी मान लो। और अगर एबीसी एक कंपाउंड है, मतलब ये 3 एटम के मेल से बना है, तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन, इनके बीच बॉन्ड बॉन्ड बना होगा, हाँ या ना। हर एटम पे चार्ज होगा, हाँ या ना।
हमेशा जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में या तो न्यूट्रल होता है या तो चार्ज होता है। जैसे आज मैंने एबीसी लिखा है तो एबीसी के ऊपर चार्ज कितना है? 0, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपके सामने NaCl लिख रहा हूं तो क्या NaCl के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है? लेकिन अगर मैं आपके सामने कार्बोनेट लिख रहा हूं तब कितना चार्ज लिख रहा हूं? -2। यानी ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कभी न्यूट्रल भी होते हैं और ये कभी चार्ज भी होते हैं। अगर आज मैंने आपके सामने एबीसी लिखा है तो हर बच्चे को समझना पड़ेगा जो एबीसी का मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है कि चार्ज है। यानी अंदर का जो हिसाब किताब है वो 0 है। ये कुछ ऐसा है कि एक बैंक है, उसमें अंत में 0 रुपए हो जाते हैं। आप कुछ पैसे डालोगे तो कुछ खर्च हो जाएंगे, तो जो डालने और खर्चा का हिसाब है वो अंत में कितना होगा? 0। ये जो टोटल मॉलिक्यूल है उस पे चार्ज कितना है? 0। कुछ ए पे चार्ज होगा, कुछ कुछ लेकिन कुल मिला के कितना होगा? कुल मिला के कितना होगा? जब भी आप समेशन रूल लगाते हैं तो हमेशा किसी एक एटम का ही चार्ज निकालते हैं और बाकी सभी एटम का चार्ज हमें पहले से पता होता है। सर मुझे तो कुछ नहीं पता, अभी सब पता चल जाएगा। जब भी आप समेशन रूल लगाएंगे तो किसी एक एटम को हम बोलेंगे अननोन। क्या बोलेंगे? उसको मानेंगे एक्स। किसी एक एटम का ही चार्ज निकालते हैं और बाकी सभी एटम का चार्ज हमें पहले से पता होता है। सर मुझे तो कुछ नहीं पता, अभी सब पता चल जाएगा। जब भी आप समेशन रूल लगाएंगे तो किसी एक एटम को हम बोलेंगे अननोन। क्या बोलेंगे? उसको मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? और बाकी दोनों एटम का चार्ज हमें पहले से पता होता है। चार्ज पहले से पता होता है। चार्ज पहले से पता होता है। सर जब पता है तो कर क्या रहे हो बेटा? 2 का पता 1 का निकालना है। अरे डन। मान लो हमें पता है बी पे चार्ज +2, मान लो। हमें पता है सी पे चार्ज +1, मान लो। हमें ए पे चार्ज बताना है, बता दोगे? अब बताओ पूरा जो मॉलिक्यूल था कैसा था? सर 0 कहां? सर आपने +1 लिख दिया तो +1 हो गया। लाला मैंने सी का चार्ज +1 लिखा है, टोटल चार्ज कितना है? बोलो डा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आओ, मुझे बताओ बी और सी मिला के कुल कितना हुआ? तो ए पे कितना हो कि 0 हो जाए? कोई दिमाग लगाया? लेकिन इसी को कॉपी में ऐसे लिखने का नाम जो है उसी का नाम है समेशन रूल। x + 2 + 1 = 0। सॉल्व करो कितना आएगा? -3। यानी इस ए पे स्वयं पे कितना चार्ज आया? ये जो निकालने का तरीका है इसी का नाम है समेशन रूल। क्या नाम है? समेशन। क्या नाम है? समेशन। क्या नाम है? समेशन रूल। बोलो बेटा। कभी कभी हमारे सामने कोई सिंपल कंपाउंड होगा तो कभी कभी हमारे पास होगा कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कौन सा? क्या आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम सुने हैं? देखो मेरी भाषा में थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की झलक आ रही, बोलो हाँ या ना। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से एक कंपाउंड का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, K4FeCN6। नाम सुना है क्या? कितने बच्चों नाम सुना है? रेजर हैंड। ऐसे जो डब्बा बना के लिखते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेटा इसको क्या बोलते हैं? मार्कर, पेन, डिजिटल पेन। बोलो हाँ या ना। वैसे इसको क्या बोलते हैं? जानो क्या बोलते हैं? चलेगा। जब भी कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उसमें हमेशा एक होगा मेटल। कौन होगा? एक होगा मेटल और एक होगा लिगेंड्स। क्या आप सबने लिगेंड्स का नाम सुना है? आप सब ने लिगेंड्स का नाम सुना है और जो काम के हमें बताऊंगा, घबराइए नहीं। ये जो लिगेंड्स होते हैं इनका चार्ज हमें पहले से पता होता है। चार्ज पहले से पता होता। चार्ज पहले से पता होता। और मेटल का चार्ज हमें निकालना होता है, तो जिसका निकालना क्या मान ले? एक्स। समेशन रूल लगाए खट से चार्ज बता देंगे। हेलो। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH4। अरे मान लो कितने तरह के एटम है? कुल कितने एटम है? वेरी गुड। कितने तरह के एटम है? सवाल सुन रहे हो ना? कितने तरह के हैं? एक है कार्बन। कुल कितने एटम है? मान लो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं सिखाऊंगा सब बताऊंगा, अभी बता देता हूं कि हाइड्रोजन पे चार्ज है +1। मान लो कुल कितने हाइड्रोजन है? अच्छा जब भी मैं चार्ज लिखूंगा हमेशा एक एटम का लिखूंगा, याद रखना ठीक। जैसे मान लो मैंने लिखा AB2C3, मान लो यहां लिखा +2, यहां लिखा। तो जो B2 लिख रहा हूं मैं, ये 2B का चार्ज नहीं है, 1B का चार्ज। यहां C3 है तो यहां जो लिख रहा हूं वो 3C का चार्ज नहीं है। चलेगा? ऐसा लिखते हैं, चलेगा? तो मुझे बताओ आज हाइड्रोजन पे कितना है? तो 4 हाइड्रोजन पे। तो कार्बन पे बोलो।
खट से बता तो दिया, यही समेशन रूल है। हेलो, निकाल तो लिया चार्ज, ये चार्ज निकाल लिया, ओएस निकाल लिया। अरे बोलो, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, समेशन रूल। तो जब भी हम ओएस और ओएन निकालेंगे, दो रूल का इस्तेमाल करेंगे, एक होगा समेशन रूल और एक होगा स्ट्रक्चर रूल। अभी मैं आपसे समेशन रूल पर चर्चा कर रहा हूं और समेशन रूल के बाद मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रक्चर रूल। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं समेशन रूल। समेशन रूल में दो तरह कंपाउंड होंगे, एक होगा सिंपल कंपाउंड, एक होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड में भी बाकी सभी एटम का चार्ज पता होगा तो किसी एक अननोन का निकालोगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी लिगेंड्स और बाकी सबका चार्ज पता होगा, किसी एक का निकालोगे। मैं आपको यहां न पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉलिक्यूल दूंगा, न पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल दूंगा। मैं केवल आपको रूल सिखाऊंगा, बच्चा रूल लगाने लायक बन जाए। और जिस दिन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर वहां प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाओगे। मेरा पर्पज चार्ज निकालना सिखाना नहीं है। मेरा पर्पज है आपको ये सिखाना, आपको ये बताना कि कैसे कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाते हैं। इज दिस क्लियर? लेकिन उसके लिए पहले रेडॉक्स को समझना है, रेडॉक्स के पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझना है, उसके पहले ओएस और ओएन को समझना है। तो बस इसलिए ओएस ओएन समझ रहे। बोलो, लिगैंड्स इसको बोलते हैं, लिगैंड जिसे मैंने एल लिखा है। एक्स का मतलब यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अच्छा सर, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका चार्ज हमें पहले से पता। सर मुझे अभी तो कुछ नहीं पता, भी लिखवाऊंगा सब पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा बता रहा हूँ, किसी एक का नोन होता है, अननोन का निकालना रहता है। वो बोलो बेटा ठीक है। अब बताओ इस पूरी कड़ी में सबसे अहम पहलू क्या है? भाई मुझे किसी एक का निकालना है तो बाकी सबका पता होना। तो मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, जान लो कहां कैसे क्या होता है। ठीक? अरे ठीक। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना पॉइंट बना के, है ना। ओएस और ओएन, ओएस और ओएन, ओएस और ओएन। अब मैं बार बार इतना नहीं बोलूंगा, केवल ओएन बोलूंगा। ठीक? ओएस और ओएन फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फॉर ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज इक्वल टू 0। जो भी अपने फ्री अवस्था में मिलेगा उस पर कितना चार्ज माना जाएगा। हमने जो रूल बनाए हैं इन्हीं रूल पे चलना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना है। रूल फॉलो करिए, आंसर पाइए। चलेगा? चलेगा। बताओ, जो फ्री स्टेट में मिले उस पर कितना चार्ज। मुझे यहाँ, अच्छा फ्री स्टेट में मिलने का समझ, जो फ्री में मिल रहा है नहीं। फ्री का मतलब है जिसने किसी के साथ बॉन्ड। यहां मिला हमें फ्री में कॉपर, दिख रहा क्या? ये देखो कॉपर दिख रहा है, कॉपर कॉपर ये रहा, दिख रहा है क्या? फ्री है, कोई बॉन्ड नहीं, कॉपर है, प्योर कॉपर है। बोलो कितना चार्ज? 0। फ्री स्टेट में मिला कॉपर, 0। फ्री स्टेट मिला आयरन, 0। फ्री स्टेट मिला निकेल, 0। अरे बोलो ना, जो भी फ्री स्टेट में मिले उस पर कितना चार्ज होगा। लिखते चलिए फटाफट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज इक्वल टू 0। अगला लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर of atoms, oxidation number of atoms, oxidation number of atoms in homo diatomic, in homo diatomic molecule, in homo diatomic molecule is equal to 0। in homo diatomic molecule is equal to, आओ एक एग्जांपल से समझते आओ। क्या हर बच्चा होमो का मतलब समझता है? होमो मतलब एक जैसा, होमो मतलब, मैंने आपके सामने कहा ओ तो बोलो, होमो है कि हेट्रो? होमो है कि हेट्रो? होमो है कि हेट्रो? चलेगा ना? H2 होमो है कि हेट्रो? CO2 होमो है कि हेट्रो? यहां के लिए रूल,
यहाँ के लिए रूल किसके लिए है? बोलो बेटा, क्या मैं कह दूं क्या यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन, ना तो खींचातानी, चार्ज कितना? जीरो। चार्ज कितना? जीरो। चार्ज कितना? बोलो डन। लिखते चलो, जो भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनमें कितना चार्ज होगा? जीरो। बोलो बेटा, आसान है। अच्छा, फील करना चाहो कर लो। सर दोनों सेम एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन की खींचातानी है ही नहीं, तो चार्ज कितना आएगा? जीरो। जहां खींचातानी वहां ना चार्ज आता है। बोलो बेटा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट in its allotropic form. Oxidation number of element in its allotropic form is equal to 0. Oxidation number of element in its allotropic form is equal to, आओ एलोट्रॉप की बात करते हैं। क्या सभी बच्चे एलोट्रॉप का नाम सुना है? बोलो, कार्बन के एलोट्रॉप बता दोगे? कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन का सर पेंसिल, सर नटराज की, सर डॉम्स की। अरे एलोट्रॉप के नाम सुने हैं? कार्बन नेचर में कैसे मिलता है? लोहे के रूप में कि कॉपर के रूप में? कार्बन कार्बन के रूप में मिलेगा ना भाई। अरे बोलो यार, बेसिक केमिस्ट्री मेरे बच्चे, तो छठवीं सातवीं में बच्चा सीख जाता है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, जब ग्रेफाइट कभी प्रकृति में मिलता है तो क्या वो हमें ग्रेफाइट के रूप में मिलता है? कार्बन सॉरी, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। पेंसिल है आप सबके पास? देखो पेंसिल में, देखो क्या है? ग्रेफाइट है। छू के देखो ग्रेफाइट को, अच्छा ग्रेफाइट है ये। बोलो सॉफ्ट है कि हार्ड है? हार्ड है। आपने कभी पेंसिल छीला है ऐसे? तो वो जो, हाँ, इसको अगर अपन ऐसे शार्प करें तो वो जो पाउडर जैसा निकलता है सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहता? अच्छा एक मिनट, आपको ये हार्ड लग रहा है। डायमंड छुआ है कभी आपने? चलो छोड़ो ये, लोहा छुओ जरा। हाँ अब बताओ, ये हार्ड है ग्रेफाइट हार्ड है? ठीक है, अब बताओ वो सॉफ्ट हो गया ना? ठीक है, खैर मुझे एक चीज बताइएगा, जो कार्बन है क्या नेचर में ग्रेफाइट के रूप में मिलता है? डायमंड के रूप में भी कि नहीं मिलता? पक्का? और मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप मतलब नेचर में मिलने के अलग अलग रूप, कैसे कैसे रूप में पाया जाता है। तो कार्बन नेचर में कैसे मिलता है? कभी ग्रेफाइट के रूप में तो कभी डायमंड के रूप में। एक और पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाएंगे आईओसी में। आईओसी मतलब, ठीक, आईओसी में पढ़ाएंगे और उसको बोलते हैं बक मिस्टर फुलरीन। वो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर जो बताए होंगे, याद आ रहा है? कुछ धुंधली धुंधली सी यादें तो होंगी, कभी सुना तो होगा। नींद में रहे होंगे, सर बोल रहे होंगे बेटा देखो फुलरीन, फुलरीन कहाँ है, कुछ याद तो होगा, है ना? तो उसे भी हम बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। तो कार्बन के अभी आपके सामने दो एलोट्रॉप है, एक है ग्रेफाइट, कौन है मेरे बच्चे? और एक दूसरा एलोट्रॉप जो है उसका नाम है डायमंड, हीरा। कौन है ये? और मैं आपको बता दूं, जितने भी एलोट्रॉप होते हैं सब पे कितना चार्ज? जीरो। कितना चार्ज? जीरो। ये बढ़िया है सर, जीरो। उसी प्रकार से प्रकृति में, मैं आपको एक रोचक जानकारी बता रहा हूं, प्रकृति में फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस आपको P4 के रूप में मिलता है। अभी मैं P4 ना लिख के सिंपली अगर आपके सामने कह दूं कि जो P4 होता है वो तीन रूप में मिलता है, व्हाइट रेड ब्लैक। मैं दो के ना एग्जांपल लिख रहा हूं अभी। तो व्हाइट और रेड ये दोनों उसके एलोट्रोप है। ये जनरल नॉलेज है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आईओसी में पढ़ाएंगे, मतलब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मिलता है तो मिलता है भाई। हम एक साइंस का बच्चा क्या सोचता है? क्रॉस क्वेश्चनिंग। सर डायमंड क्यों मिलता है सर? ये भाई फैक्ट है, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं चलेगी, समझना। इन द सेम वे फास्फोरस आपको दो रूप में मिलता है, एक होता है व्हाइट और एक होता है रेड। और ये जो दोनों रूप हैं इनमें कितना चार्ज होगा? जीरो। चार्ज मैं बोल रहा हूं उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। मैं भी सरल भाषा के लिए चार्ज बोल देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन द सेम वे नेचर में सल्फर मिलता है, और आप सबको पता होगा सल्फर कभी मिलता है रोम्बिक के फॉर्म में। ये तो पक्का पता होता है, नहीं? तो कभी मिलता है मोनो। अच्छा मोनो की क्लिनिक है, मोनो क्लिनिक। मोनू डॉक्टर बन गया तो क्लिनिक खोला, मोनू क्लिनिक। खैर, एक है रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक, हाँ या ना? सल्फर नेचर में दो रूप में मिलता है, एक होता है रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लिनिक। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, दोनों पे ही कितना चार्ज होता है? जीरो। इसमें कुछ हैरान होने का नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे जो साइंस है, हमारी जो थर्मो है, वो कहती है कि जो नेचर में पाया जाता है
वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वो क्योंकि वो पाए जाने के लायक है। क्योंकि वो पाए जाने के जो इसमें कुछ हैरान होने का नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे जो साइंस है, हमारी जो थर्मो है, वो कहती है कि जो नेचर में पाया जाता है वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वो क्योंकि वो पाए जाने के लायक है। क्योंकि वो पाए जाने के जो लायक नहीं थे, प्रकृति ने उनको मिटा दिया। हेलो। ये बहुत सिंपल सा रूल है, मतलब नेचर में जो आपके सामने है वो अपने आप में गवाह है क्या हो रहा है। ये थर्मो की भाषा है। थर्मो ऐसा कहता है कि जो तुमको इस दुनिया में मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो मिलने के, वरना तो नेचर ने अपने आप ही उनको मिटा दिया। उदाहरण के तौर पे धरती में क्या सबसे ज्यादा पानी मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि पानी मिलने के, और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दुनिया में सभी कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल पानी है, तो जो है वही मिलता है। तो अगर आपको कार्बन कभी दो रूप में मिल रहा है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड, तो सिंपल सी बात है क्योंकि वो मिलने के लायक है। और ऐसा आपको बताते हैं कि दुनिया की हर चीज स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के कई रास्ते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में बात करूं तो रास्ता कभी एनर्जी का है, तो रास्ता कभी इक्विलिब्रियम का है, तो रास्ता कभी चार्ज का है। और दुनिया की हर चीज न्यूट्रल होना चाहती है, कोई चार्ज नहीं होना चाहती। सोडियम का कभी मन इलेक्ट्रॉन देने का नहीं था, क्लोरीन का कभी मन इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं था। वो तो मजबूरी में दोनों ने सौदा किया कि चल मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देता हूं, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन लेता हूं। ये मजबूरी थी क्योंकि दोनों को बॉन्ड बनाना था, NaCl। दुनिया में कोई भी चीज चार्ज होना ही नहीं चाहती है। चार्ज होना अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। अपना कोई सामान चला जाए तो अनस्टेबल हो रहा है भाई। भगवान ने सोडियम को बनाया है 2 8 एक इलेक्ट्रॉन के साथ। सोडियम का मन कभी नहीं इलेक्ट्रॉन देने का, वो तो मजबूरी है, नहीं दूंगा तो कोई ना कोई आके अटैक कर देगा। एक पहाड़ में एक छोटा सा घर है, कुटिया में एक आदमी रह रहा है, उसकी मजबूरी है किसी न किसी दोस्ती करने की, वरना उसको सुकून है, क्या बेहतरीन नेचर एंजॉय कर रहा हूं मैं, आया ना। लेकिन मजबूरी है कहीं शेर आके खा ना जाए। तो समझ ना, ये वो वाली बात है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, इट्स मजबूरी कि भैया बॉन्ड बना लो वरना कोई आके अटैक कर देगा। हाँ या ना। तो द सेम थिंग, दुनिया में हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल। और स्टेबल होने के कई रास्तों में से एक रास्ता है चार्ज का, और चार्ज न्यूट्रल होना चाहता है। और ऐसा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। चार्ज स्पीसीज आर अनस्टेबल, न्यूट्रल स्पीसीज आर स्टेबल। हेलो। तो जो नेचर में पाया जा रहा है, डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुल्लीन एंड व्हाइट रेड, जो भी दुनिया में है ताम झाम, ये सब पे कितना चार्ज है? जीरो। इज दिस क्लियर? अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में। ये कंपाउंड की बातें नहीं हो रही है, ये कंबाइंड की बातें नहीं हो रही है, ये बॉन्ड की बातें नहीं हो रही है। ऐसा नहीं बच्चा बोले सर मेरे घर में नमक ऐसे फेंका रहता है। सर क्या फेंका रहता है? अब जो नमक है वो तो NaCl है ना भाई। अरे बोलो ना। इसमें कितने तरह के आइटम आ चुके हैं? 2। अब इनके लिए बात नहीं है वो, जो अपने आप में अकेला है और प्रकृति मिल रहा, उनके लिए बातें चल रही। अगर आप देखोगे तो ग्रेफाइट में सारे आइटम किसके हैं? कार्बन के। सारे आइटम किसके हैं? कार्बन के। डायमंड में सारे आइटम डायमंड के हैं, कार्बन के हैं मेरे भाई। हाँ या ना। डायमंड कौन सा किस में आता है? ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में आता है? अरे कार्बन है ना डायमंड। एक मिनट, ग्रुप मैंने क्या बोला समझ गए? पीरियोडिक टेबल की फोटो है ना दिमाग में? ठीक है, तो प्यारे बच्चों लिख लीजिए।